वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा स्टूडेंट। आज हम सेक्शन 2 को ही कंटिन्यू करेंगे हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में। देखिए, जिन्होंने पहली वीडियो देखी होगी उन्हें पता होगा कि हम कौन सा टॉपिक कर रहे थे, बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। मैंने आपको सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी में बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस पढ़ा दिया था, बट मैंने कहा था इसे मैं एक सेपरेट वीडियो में इसका टेबुलर फॉर्म डिस्टिंग्विश डिफरेंस क्या करूँगा, कवर करूँगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बेलेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस विच इज शोन एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल। देखिए, जिन्हें पता है तो वो जानते होंगे कि हमारे सीआरपीसी कह लीजिए या आप बीएनएस कह लीजिए, ठीक है। हमारे कितने शेड्यूल होते हैं? 2 शेड्यूल होते हैं, क्लियर। शेड्यूल नंबर 1, शेड्यूल नंबर 2। अगर हम बात करते हैं शेड्यूल नंबर 1 की, तो शेड्यूल नंबर 1 में आप पीछे देख सकते हैं अपने बेयरक में। अगर आप पे सीआरपीसी बेयरक है तो आप वहां पे भी चेक कर सकते हैं, एंड अगर आप पे बीएनएस यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है तो आप अपने बेयरक में लास्ट में देख सकते हैं। क्लासिफिकेशन, शेड्यूल 1 में 2 क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन नंबर 1 एंड क्लासिफिकेशन नंबर 2। क्लासिफिकेशन नंबर उन ऑफेंसेस के बारे में बात करता है जो किससे रिलेटेड ऑफेंसेस है, हमारे कौन से ऑफेंसेस के बारे में बात, बीएनएस या आईपीसी। और क्लासिफिकेशन 2 अदर लॉ के ऑफेंसेस के बारे में बात करता है, क्लियर। अब हमारी जो डेफिनेशन है जो सब क्लॉज सी में दी गई है वो क्या कहती है? बेलेबल ऑफेंस मींस एन ऑफेंस व्हिच इज शोन एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल। यानी कि जो शेड्यूल फर्स्ट है उनमें जो 2 क्लासिफिकेशन है उनमें जो चीज, जो ऑफेंस क्या लिखा हुआ है, बेलेबल लिखा है तो वो बेलेबल कहलाएगा, और जो नॉन बेलेबल लिखा है वो नॉन बेलेबल कहलाएगा, क्लियर। आप अपने बेयरक में देखिए, सीरियसली बता रहा हूँ, आपको चीज़ और अच्छे से समझ आएगी। जो चीज़ बता रहा हूँ वो चीज़ करा करें। अपने बेयरक में लास्ट में देखेंगे तो शेड्यूल 1 होगा। शेड्यूल 1 में कॉलम नंबर 5 क्लासिफिकेशन नंबर 1, तो आपको दिखेगा कि ऑफेंस यहाँ लिखे हुए होंगे, ऑफेंसेस के नेम, और कॉलम नंबर 5 में क्या लिखा होगा, बेलेबल, नॉन बेलेबल। तो जो चीज़ यहाँ पे फर्स्ट शेड्यूल में बेलेबल मेंशन है तो वो ऑफेंस बेलेबल कहलाएगा, जो नॉन बेलेबल मेंशन है वो नॉन बेलेबल कहलाएगा। अब बात करते हैं फर्स्ट शेड्यूल में ही क्लासिफिकेशन 2 के बारे में, अदर लॉज में कॉलम नंबर 3 में आप चेक करेंगे, क्लियर। तो 3 में जो ऑफेंस आपका बेलेबल होगा वो बेलेबल कहलाएगा, और जो नॉन बेलेबल होगा वो नॉन बेलेबल कहलाएगा, क्लियर। आगे देखते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम बीएनएसएस और सीआरपीसी को दोनों को कंपैरिजन करके पढ़ रहे हैं, जिससे हमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं उसका भी अंदाजा रहे। सेक्शन 2A सीआरपीसी का बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के बारे में बात करता था, बट अगर हम बात करते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की, तो उसका सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी किसके बारे में बात करता है? बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस के बारे में। बेलेबल ऑफेंस, अब पॉइंट वाइज मैं आपको डिफरेंशिएट करता हूं जिससे आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। बेलेबल ऑफेंस इज लेस सीरियस इन कंपैरिजन टू द नॉन बेलेबल ऑफेंस। अगर हम बात करते हैं जो बेलेबल ऑफेंस होता है वो लेस सीरियस ऑफेंस होता है इन कंपैरिजन टू नॉन बेलेबल ऑफेंस। अगर हम लेमन लैंग्वेज में भी समझते हैं, बेलेबल ऑफेंस जिसमें हमें बेल मिल सकती है एज अ मैटर ऑफ राइट, क्लियर। नॉन बेलेबल ऑफेंस, अब देखिए कई बार लोग ना नाम से समझने की कोशिश करते हैं कि नॉन बेलेबल है तो उसमें बेल नहीं मिल सकती, ऐसा नहीं है। नॉन बेलेबल में आप नॉन बेलेबल में आप जो बेल है वो क्लेम नहीं कर सकते एज अ मैटर ऑफ राइट, क्लियर। किसकी डिस्क्रिशन होती है? कोर्ट की डिस्क्रिशन होती है। कोर्ट फैक्ट्स को एनालिसिस करके देखता है कि बेल देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, क्लियर। तो अगर हम बात करते हैं बेलेबल ऑफेंस, तो बेलेबल ऑफेंस क्या होते हैं? लेस सीरियस नेचर के ऑफेंस होते हैं। अगर हम किससे कंपेयर करें? नॉन बेलेबल से। और नॉन बेलेबल की बात करें तो क्या होते हैं? नॉन बेलेबल ऑफेंसेस मोर सीरियस। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस कौन से ऑफेंसेस होते हैं? जो ज्यादा सीरियस नेचर के ऑफेंसेस होते हैं। गॉट इट? आगे चलते हैं सेकंड पॉइंट। इन बेलेबल ऑफेंस बेल इज ग्रांटेड बाय द पुलिस ऑफिसर और बाय द कोर्ट। अगर किसी व्यक्ति ने बेलेबल ऑफेंस करा है तो उसे बेल पुलिस ऑफिसर भी दे सकते हैं एंड कोर्ट भी दे सकती है। यानी कि बेलेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर भी ऑथराइज्ड होता है, उसकी पावर होती है उसके पास कि वो बेल ग्रांट कर सकता है, क्लियर। नॉन बेलेबल ऑफेंस की अगर हम बात करते हैं, इन नॉन बेलेबल ऑफेंस बेल इज ग्रांटेड बाय द कोर्ट ओनली। यानी कि केवल कोर्ट ही दे सकती है नॉन बेलेबल में बेल, क्लियर।
नेक्स्ट पॉइंट, बेल कैन क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट। अगर मैं बेलेबल ऑफेंस की बात करता हूँ, बार बार ये कह रहा हूँ, बेल आप क्लेम कर सकते हो एज अ मैटर ऑफ राइट, क्योंकि देखो आपने जो ऑफेंस कमिट करा वो बेलेबल ऑफेंस है, तो वहां पे आपका बेल लेने का अधिकार है, राइट है कि आप बेल क्लेम कर सकते हो, ठीक है। बेल कैन नॉट क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट डिपेंड अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। अगर मैं नॉन बेलेबल ऑफेंस की बात करता हूँ तो बेल आपकी क्लेम नहीं करी जा सकती, यानी कि एज अ मैटर ऑफ राइट आप क्लेम नहीं कर सकते। किसकी डिस्क्रिशन पे डिपेंड होगा? कोर्ट की डिस्क्रिशन पे डिपेंड होगा। आगे चलते हैं बच्चों। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट फॉर बेलेबल ऑफेंस। पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट किस केसेस में, यानी कि कौन से ऑफेंसेस में? बेलेबल ऑफेंस में। पुलिस जनरली रिक्वायर अ वारंट टू मेक एन अरेस्ट। अगर मैं बात करता हूँ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में, पुलिस को क्या चाहिए होता है? बिल्कुल सही, वारंट चाहिए होता है जनरली। फिफ्थ पॉइंट, अक्यूज कैन बी रिलीज ऑन बेल विदाउट गोइंग थ्रू अ कोर्ट ट्रायल। अगर बात करता हूँ, फिफ्थ पॉइंट ये कहता है जो अक्यूज है उसे बेल पे रिलीज किया जा सकता है, कि यानी कि ट्रायल शुरू होने से पहले भी क्या कर सकते हैं? विदाउट गोइंग थ्रू अ ट्रायल, कोर्ट ट्रायल, उससे पहले उसे क्या करा जा सकता है? बेल पे रिलीज करा जा सकता है। अक्यूज्ड मस्ट अटेंड कोर्ट प्रोसीडिंग एंड अप्लाई फॉर बेल इन फ्रंट ऑफ जज। मगर हमारे नॉन बेलेबल ऑफेंस के केसेस में अक्यूज्ड को कोर्ट प्रोसीडिंग को हमारा अटेंड करना ही करना होगा, और उन्हें जज साहब के सामने क्या करना पड़ेगा? अप्लाई करना पड़ेगा। किस चीज के लिए? बेल के लिए। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है नॉन बेलेबल ऑफेंस में जो बेल ग्रांट करी जाती है वो कोर्ट ही ग्रांट कर सकता है, तो कोर्ट के सामने आपको अप्लाई करना पड़ेगा बेल के लिए। गॉट इट? कम टू द सिक्स पॉइंट, रिफ्यूजल ऑफ बेल इन बेलेबल ऑफेंस शेल अमाउंट टू रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। अगर मैं बात करता हूं बेलेबल ऑफेंस में, पर्सन के पास जो बेल क्लेम करने का राइट होता है वो क्या होता है? उसका राइट को अगर आप क्या करते हो? रिफ्यूज कर देते हो। सॉरी, मैं दोबारा कर रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट, रिफ्यूजल ऑफ बेल इन बेलेबल ऑफेंस शेल अमाउंट टू रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। अगर मैं बात करता हूं, आप सभी को पता है बेलेबल ऑफेंस अगर किसी व्यक्ति ने कमिट करा है तो उसके पास बेल क्लेम करने का राइट होता है। अगर आपने उसकी बेल रिफ्यूज कर दी तो क्या माना जाएगा? कि आप क्या कर रहे हैं? रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उसने ऐसा ऑफेंस कमिट करा जिसपे उसे बेल मिल सकती है, क्या उसे दी जाएगी, उसका राइट है बेल लेने का। या नो ऑफेंस इज मेड आउट ऑन रिफ्यूजल ऑफ बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंस। अगर किसी व्यक्ति ने नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट करा है और कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया, मतलब उसने बेल के लिए अप्लाई करा और कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया, तो वहां पे कोई भी ऑफेंस नहीं हो रहा। क्लियर? साफ साफ लिख रखा है, नो ऑफेंस इज मेड आउट। मगर याद रखना कि बेलेबल ऑफेंस में रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हो जाता है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का ऑफेंस मेड आउट होता है अगर आपने बेल को रिफ्यूज करा। नेक्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2A। अब याद रखना, देखो बच्चों, आप सभी बच्चे लिख लेना, जो सेक्शन 342 था यानी कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, अब वो कौन सा सेक्शन हो चुका है? 127 क्लॉज 2 BNSS। ओके, एंड यहाँ पे 2A लिखा हुआ है CRPC, तो आपको क्या लिखना है? बिल्कुल सही, 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज C, यहाँ पे भी। क्लियर? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2A CRPC एन ऑफेंस विच इज शोन एज बेलेबल, ये मैं आपको डिफरेंशिएट का पॉइंट है, ये मैं आपको ऊपर ही क्लियर कर चुका हूं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, देखिए क्या कहता है, जनरली पनिशमेंट इज फॉर लेस देन 3 ईयर। अगर हम बात करते हैं बेलेबल ऑफेंस में, तो जो पनिशमेंट होती है ऑफेंस की वो जनरली क्या होती है? 3 साल से कम की होती है। और अगर हम बात करते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंस में, तो जनरली जो पनिशमेंट होती है उस ऑफेंस की वो मोर देन 3 ईयर्स होती है। एग्जाम्पल, नॉन बेलेबल ऑफेंस के एग्जाम्पल क्या है? रेप, डाउरी डेथ, जैसा कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि उनका नेचर क्या होता है? थोड़ा सीरियस नेचर के होते हैं। चीटिंग, एफरे क्या होते हैं हमारे बेलेबल ऑफेंस? लेस सीरियस नेचर के। गॉट इट? देखिए यहाँ पे जो मैंने सेक्शन लिख रखे हैं, रेप के, डाउरी डेथ के, BNS के, सॉरी ये BNS के नहीं है, ये IPC के हैं, ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं। चार्ज, चार्ज क्या होता है? चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर हेड्स देन वन। अगर मैं बात करता हूं तो चार्ज क्या होता है? देखिए, एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर हेड। आप एक बात देखना, अगर आप BNS या IPC के अगर जानते हैं तो जैसे हेडिंग दी गई है, क्लियर? अब उसके अंदर उसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन है। अगर कोई भी पर्सन
इस डेफिनेशन के, इस प्रोविजन के एलिमेंट्स को फुलफिल करता है, तो इसका हेड क्या कहलाता है? चार्ज कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट, कॉग्निजेबल ऑफेंस। देखिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, बट मैं एक सेपरेट वीडियो में कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को कवर करूँगा। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं? मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच एंड कॉग्निजेबल केस मीन्स अ केस इन विच पुलिस ऑफिसर मे इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट शेड्यूल और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इनफोर्स अरेस्ट विदाउट वारंट। कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी वो ऑफेंसेस जो पीछे हमारे शेड्यूल में मेंशन है, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है? विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। क्लियर? आप पीछे कॉलम में चेक करेंगे, आपको दिख जाएगा कॉग्निजेबल और बेलेबल साफ क्लियरली लिखा था, नॉन कॉग्निजेबल ये सब चीज लिखी हुई होती है। ठीक है? कंप्लेंट क्या होती है? कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन मेड ऑरली और इन राइटिंग। कोई भी एलिगेशन वो ओरली भी हो सकती है कंप्लेंट, और राइटिंग में भी हो सकती है। याद रखना, कंप्लेंट किससे करी जाती है? बिल्कुल सही, मजिस्ट्रेट साहब को। और एफआईआर आप कहाँ करते हैं? पुलिस ऑफिसर को। क्लियर? अब देखिए, किसी व्यक्ति ने कोई भी एलिगेशन ओरली या राइटिंग में, है ना, मजिस्ट्रेट साहब को बताया कोई भी एलिगेशन। क्यों बताया मजिस्ट्रेट साहब को? विद अ व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन अंडर दिस संहिता, कि जिससे मजिस्ट्रेट साहब इस संहिता के अकॉर्डिंग क्या कर सके? एक्शन ले सके। क्लियर? दैट सम पर्सन वेदर नोन और अननोन, जिसके लिए आपने एलिगेशन लगाया वो नोन भी हो सकता है और अननोन भी हो सकता है, हैज कमिटेड एन ऑफेंस, और उसने कोई भी ऑफेंस कमिट करा हो, बट डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट। ठीक है? देखिए, कंप्लेंट में आपको सभी को बताता हूँ। एक व्यक्ति है ए, उसने ओरली या रेटिंग क्या करा? बी के खिलाफ कंप्लेंट करे। वो कंप्लेंट करिए कहाँ पे? कोर्ट में, मजिस्ट्रेट साहब के सामने। जीएम लिख देता हूँ, जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है? अब देखिए, ये भी नोन भी हो सकता है, अननोन भी हो सकता है। क्लियर? और क्यों कंप्लेंट करी है? पर्पस क्या है उसका? कि जिससे मजिस्ट्रेट साहब एक्शन ले। क्लियर? एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? रिपोर्ट मेड बाय पुलिस ऑफिसर in a case which discloses after investigation the commission of a non-cognizable offence shall be deemed to be complaint. The police officer by whom such report is made shall be deemed to be the complainant. देखिए क्या कही है, अगर कोई भी रिपोर्ट है, ठीक है, अब पुलिस ऑफिसर को ऐसा लगता है कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस था, बट देखिए यहाँ लिख रखा, पुलिस ऑफिसर इन केसेस विच डिस्क्लोज आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, ये पता चला वो क्या था? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। क्लियर? तो अब क्या माना जाएगा? पुलिस ऑफिसर को कंप्लेनेंट माना जाएगा और उस रिपोर्ट को क्या माना जाएगा? बिल्कुल सही, कंप्लेंट। गॉट इट? आगे चलते, यानी कोई भी ऑफेंस हुआ है, लेट्स सपोज कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस था, आप सभी को समझ आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा होगा तो आप मुझे बता सकते हैं। कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस था, उसे पुलिस वालों ने क्या समझा? कि ये हमारा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। ठीक? बट आफ्टर इन्वेस्टिगेशन क्या हुआ? आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन ये पता चला कि वो ऑफेंस क्या था? नॉन कॉग्निजेबल था। ठीक है? नॉन कॉग्निजेबल था। तो क्या होगा? जो बिल्कुल सही, जो पुलिस ऑफिसर है वो कंप्लेनेंट माना जाएगा, और जो रिपोर्ट थी वो क्या मानी जाएगी? कंप्लेंट मानी जाएगी। गॉट इट? आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन क्या होता है? मीन्स द कम्युनिकेशन ऑफ एनी रिटन, वर्बल, पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन और वीडियो कंटेंट ट्रांसमिटेड और ट्रांसफर्ड वेदर, अब देखिए यहाँ ध्यान से समझना, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, फ्रॉम पर्सन टू डिवाइस, फ्रॉम डिवाइस टू पर्सन, बाय मीन्स एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इंक्लूडिंग टेलीफोन, मोबाइल एक्सेट्रा। ठीक है? मे बी स्पेसिफाइड बाय नोटिफिकेशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखिए, इसे चार्ट से समझना इजीली समझ आ जाएगा, मैंने आगे बना भी रखा है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होता क्या है? कम्युनिकेशन ऑफ एनी, कोई भी आपका रिटन, वर्बल, पिक्टोरियल, वीडियो कंटेंट का कोई भी क्या है? कम्युनिकेशन है, जो ट्रांसमिटेड हो रहा है, ट्रांसफर्ड हो रहा है। कैसे? फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति पे। फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में। लेट्स सपोज लैपटॉप नंबर 1 फ्रॉम लैपटॉप नंबर 2। ठीक? फ्रॉम पर्सन टू डिवाइस, कोई भी पर्सन से डिवाइस में। फ्रॉम अ डिवाइस टू पर्सन। आगे चलते हैं। बाय मीन्स, इस क्या मीन्स होने चाहिए?
टेलीफोन, वायरलेस कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, ऑडियो वीडियो प्लेयर, कैमरा एक्सेट्रा एंड एनी अनदर ब्रॉड टर्म हो गई है, उसमें काफ़ी चीज़ इंक्लूड होगी। तो देखिए आप इसे समझिए, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होता क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन क्या होता है? कोई भी आपका रिटर्न, वर्बल, पिक्टोरियल इन्फॉर्मेशन, वीडियो कंटेंट का क्या हो रहा है? ट्रांसफर होना एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे, एक पर्सन से डिवाइस पे, या एक डिवाइस से पर्सन पे। किस मीन्स से? कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से, जैसे टेलीफोन, मोबाइल फोन। अब एग्जांपल लेते हैं, टेलीफोन का एग्जांपल ले लेते हैं। कोई भी चीज़ हमने क्या करी, ए ने बी को बताई ऑन अ कॉल, ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हो गया। क्लियर? अब ए ने अपने डाटा से बी को डाटा मेल कर दिया। क्लियर? तो ये डिवाइस वाला हो गया। डिवाइस से पर्सन, पर्सन से डिवाइस, ये सारी तरीके से यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज करके कोई भी रिटर्न, वर्बल, पिक्टोरियल इन्फॉर्मेशन या वीडियो कंटेंट को आपने क्या करा है? ट्रांसफर करा है। क्लियर? तो वो क्या आता है? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में आता है। क्लियर? और यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला पॉइंट था वो क्या था? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है इस सेक्शन में कि वो क्या कर सकता है? इनकॉर्पोरेट कर सकता है एनीथिंग इन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन बाय नोटिफिकेशन। कोई भी चीज़ उसे लगती है कि ये चीज़ हमारी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में आएगी, तो नोटिफिकेशन के द्वारा वो क्या कर सकते हैं? उस चीज़ को इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, आगे चलते हैं बच्चों। देखिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल अच्छे से क्लियर करेंगे। लेकिन बताने को तो मैं भी आप भी को यहाँ इसी वीडियो में इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन बता सकता हूँ, बट मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसपे मैं इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल बहुत अच्छे से, जैसे मैंने बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस बताया ना चार्ट फॉर्म में अपने नोट्स ऐड करके, उसी तरीके से क्या करूँगा? एक्सप्लेन करूँगा। होपफुली आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट समझ आया हो। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का टॉपिक्स जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जो कोशिश कर रहा हूँ कि सभी को न्यू लॉज अच्छे से समझ आ जाएं, क्या चेंजेस है उसे भी समझ आए। तो मेरे एफर्ट्स अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियोस को। थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग, अगर कोई भी आपको डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट बिल्कुल सही डिस्क्रिप्शन में, उसका लिंक आपको रिफ्लेक्ट भी हो रहा होगा स्क्रीन पे, और मेरा नंबर भी व्हाट्सएप नंबर भी रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। विदाउट हेजिटेट मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट।